हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज 3.5 लगाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले आपको 3 विधि बताई थी। पहली थी प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, दूसरी थी विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो देखते हैं इसमें वज्र गुणन विधि में सॉल्व करते कैसे हैं इक्वेशन को। इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें करना क्या होता है, जो हमें समीकरण दी होती है उसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करते हैं। व्यापक समीकरण हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन के लिए होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जो हमारी इक्वेशन दी होती है उनकी हम तुलना करते हैं इस व्यापक समीकरण से। जब हम समीकरण की तुलना कर लेते हैं तो उसके बाद में हम a1x अपॉन a2x निकालते हैं, फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं, फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं। फिर इसमें जो है 3 कंडीशन लाई करती हैं। अगर मेरी कंडीशन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होता है तो हम लिख सकते हैं कि हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है इससे। अगर जो हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं उसमें अगर हमारा a1 और a2 बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2, कहने का मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर होंगे तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन होगी वो हमारी होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, कहने का मतलब जो है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं और c1 अपॉन c2 इनके बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं ये युग्म का जो हल है वो नहीं है, युग्म का हल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अद्वितीय हल स्थिति में उसे वज्र विधि से ज्ञात करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें कई पॉइंट दे रखे हैं। जिसमें हमने पहला क्वेश्चन नोट किया है इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका हल कैसा होएगा, अद्वितीय हल होएगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इसमें अद्वितीय हल की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो उसे वज्र विधि से भी सॉल्व करना होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर हमारा व्यापक समीकरण होता क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको a1 दे रखा है 1, b1 दे रखा है यहाँ से माइनस का 3 और जो c1 दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 3। अब अगर हम a2 निकाल लें तो आ जाएगा मेरा a2 बराबर 3, b2 निकल के आएगा हो जाएगा माइनस का 9 और जो c2 होएगा वो होएगा माइनस का 2। अब हम a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं और c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर a1 अपॉन a2 को निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 3 आ जाएगा और b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 9। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3
3 3 ज़ा 9। और अगर हम यहाँ से C1 अपॉन C2 को निकालेंगे तो मेरा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 2 आएगा। तो जो कंडीशन बनेगी वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अब मेरा A1 और B1 तो बराबर है, लेकिन C1 बराबर नहीं है। जब ये मेरा C1 बराबर नहीं होएगा तो हम लिख सकते हैं कि इसमें हमने आपको पहले बताया है, इसमें हमने आपको बताया था जब ये कंडीशन A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर होएगी और C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होएगी, तो जो हल होएगा वो युग्म का हल नहीं होएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो हम यही लिख सकते हैं, इस निकाय का कोई हल नहीं है। अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। ये हमारी कौन सी कंडीशन थी? थर्ड वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हुई है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। इक्वेशन मेरी दे रखी थी x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी वो 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0 दे रखा था। तो हमने क्या लिखा है, जो दी गई समीकरण है इसकी तुलना हमको व्यापक समीकरण से करना है। तो हमने यही लिखा, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। व्यापक समीकरण हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा होता है वो A2x प्लस B2y और C2 इज इक्वल टू 0। तो जो समीकरण एक था, मतलब समीकरण जो दिया था, उससे हमने वैल्यू निकाल ली A1 अपॉन A2 की, B1 अपॉन B2 की और C1 अपॉन C2 की। तो यहाँ से जो मेरा A1 निकल के आया है वो 1 है, B1 निकल के आया है माइनस का 3, और जो C1 निकल के आया है वो माइनस का 3 है। इसी प्रकार A2 जो निकला है वो 3 है, B2 निकला है माइनस का 9, और जो C2 निकला है वो माइनस का 2 है। हमने A1 अपॉन A2 निकाल लिया है यहाँ से। जब हमने A1 अपॉन A2 निकाला तो 1 अपॉन 3 आ गया। B1 अपॉन B2 निकाला तो वो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9 था, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, काट दिया तो 1/3 आ गया। उसी प्रकार से हमने C1 अपॉन C2 को भी निकाल लिया, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो ये 3/2 आ गया। अब हमारी कंडीशन तीसरी वाली अप्लाई कर रही थी, जिसमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो बराबर थे, लेकिन इसमें C1 अपॉन C2 बराबर नहीं थे। तो हमने इसकी जो वैल्यू थी वो रख ली, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों बराबर था, लेकिन जो C1 अपॉन C2 था वो 3/2 दे रखा था, तो मतलब ये बराबर नहीं था। अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। अगर इस निकाय का कोई हल नहीं है तो इस पर वज्र गुणन विधि नहीं अप्लाई होगी। यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें समीकरण दे रखा है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 20, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 40। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण है इसको पहले व्यापक समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो व्यापक समीकरण के रूप में बनाने के लिए 3x माइनस का 5y माइनस का हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा समीकरण है उसमें 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों समीकरण हो गए, तो उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर तो व्यापक समीकरण हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा व्यापक समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो मेरा यहाँ से a1 निकल के आएगा 3, b1 निकल के आएगा -5 और c1 निकल के आएगा -20। उसी प्रकार a2 निकल के आएगा 6, b2 निकल के आएगा -10 और c2 निकल के आएगा -40। अब हम इसमें a1/a2 निकाल लेंगे, b1/b2 निकाल लेंगे और c1/c2 निकाल लेंगे। तो जब हमने a1/a2 को निकाला तो आ गया मेरा 3/6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये मेरा 1/2 आया। और b1/b2 निकाल लें तो -5/-10 दे रखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 2 बार में जाएगा, यानी 1/2 आ गया। और अगर c1/c2 निकालते हैं तो -20/-40 दे रखा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 21 जा 20, 22 जा 40। अब हमारी जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। ये कंडीशन मेरी अप्लाई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं जो वैल्यू मेरी आई थी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये मेरी तीनों जो वैल्यू बराबर हो गई हैं तो हम लिख सकते हैं, अतः इस निकाय में असीमित हल हो सकते हैं। अतः इस निकाय में असीमित हल हो सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया, एक बार आप फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। जो समीकरण दे रखी थी उसकी तुलना हमने व्यापक समीकरण से की, a1 b1 और c1, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने a1 को a2 से भाग दे दिया तो मेरा 1/2 आया, b1 को b2 से भाग दिया तो 1/2 आया, a1 को और फिर इसी टाइप से b1 को दिया और यहाँ से c1/c2 को भाग दे दिया। तो तीनों में मेरा जब 1/2 1/2 1/2 आया तो मेरी जो कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अप्लाई हो गई। हमने तीनों की वैल्यू रख दी। जब तीनों की वैल्यू सेम थी तो हमने आपको बताया था कि जो वज्र गुणन विधि थी उसमें अगर तीनों के मान बराबर आएंगे तो जो निकाय होगा वो असीमित हल हो सकते हैं उसके। तो उसी प्रकार हमने लिख लिया, इस निकाय में असीमित हल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज की एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।